अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ हीरा अहमद भट्ट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स एकेडमी बाय पी अप्रोच। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी कोर्स कोड 502। आज हम पढ़ेंगे लेसन 25 हिस्टोरिको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। टू करंट फ़िलासफ़ीज़ थी और दो प्रैक्टिसेस थी जो साइकोलॉजी की फील्ड में की जा रही थी अर्लीज़ एंड मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो दो वो फ़िलासफ़ीज़ थी वो थी बिहेवियरिज्म और फंक्शनलिज्म के ऊपर की जा रही थी। सोवियत साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने एक नई अप्रोच को अडॉप्ट किया और डिफरेंट अप्रोचेस को मेथोडोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया और जो प्रीवियस अप्रोचेस थी उनको रिजेक्ट किया उन लोगों ने। इसमें सोवेंट साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ पे फोकस किया कि उन्होंने हिस्ट्री में जाके इस चीज़ को फोकस किया कि हमारा कॉन्शियस माइंड किस तरह से डेवलप होता है और वो किस तरह से रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के डेवलपमेंट में और उसका बिहेवियर पे किस तरह का असर होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो उन लोगों ने जो सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन को देखा, हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस को देखा और उसके ऊपर उन्होंने काम किया कि किस तरह से एक इंसान की थिंकिंग बनती है, उसकी पावर ऑफ थिंकिंग डेवलप होती है और वो अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक का होता है, उसका रोल ऑफ कॉन्शियसनेस किस तरह का होता है और वो किस तरह से सोसाइटी में या दुनिया में मूव ऑन करता है। क्योंकि उन लोगों ने इस पे जो सारा काम किया था हिस्टोरिकल एवोल्यूशंस ऑफ मेंस मेंटल फंक्शंस के ऊपर किया था और उसका रिलेशनशिप देखा था बिहेवियर के साथ। इस वजह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोला जाता है हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है साइकोलॉजी के फील्ड में। जो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में, उनका नाम है लियोन विगोत्स्की। विगोत्स्की को सबसे पहले और एक सही माने जाने वाला सोवियत साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। सोवियत साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन को जिसने स्टडी किया था उसके बारे में उसने फर्दर थेरीज डेवलप की या उसके बारे में फर्दर उसने राइटिंग्स अपने पब्लिश वगैरह की, उसको सोवियत साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। विगोत्स्की दो फेमस साइकोलॉजिस्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और उसका मानना यही था कि जो मेंस का कॉन्शियसनेस होता है वो रिज़ल्ट होता है हमारे डेवलपमेंट का और एवोल्यूशंस का। जो किसी भी इंसान का मेंटल फंक्शन इतना हाई होता है वो हमारे कॉन्शियसनेस का रिज़ल्ट के डेवलपमेंट का रिज़ल्ट होता है एज अ कलेक्टिव लेबर, जो हम चीज़ों को देखते हैं जांचते हैं। इसी बेस पे इंसान जानवरों के कैटेगरी से अलग हुआ और उसको अलग कंसीडर किया जाता है। अगर दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो कोई भी इंसान एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको एवोल्यूशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें मेंटल फंक्शन भी उसी प्रोसेस में गुजरता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है उसका भी। उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारा हाई मेंटल फंक्शंस डेवलप हो जाते हैं जिसमें हमारी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में आसानी से सोच सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विगोत्स्की का मानना ये था कि बिहेवियरिस्ट ने जो फंक्शनलिस्ट थे और स्ट्रक्चरलिस्ट थे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंसान को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ ने सिर्फ बिहेवियर को जांचने की कोशिश की है, सिर्फ बिहेवियर को स्टडी किया है, कुछ ने सिर्फ कॉन्शियसनेस को स्टडी किया है, जबकि इंसान एक यूनिट है और उसको एज अ होल ही हम स्टडी कर सकते हैं। विगोत्स्की का मानना ये था कि जो मैन की डेवलपमेंट होती है वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस की बेसिस पे होती है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ हिस्टोरिको कल्चरल एवोल्यूशन की बेसिस पे होती है। उसका कहना ये था कि इंसान की बॉडी पहले डेवलप होती है, उसके बाद उसका माइंड डेवलप होता है। इंसान का जो बिहेवियर या उसका कॉन्शियसनेस है वो इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। जो इंसान लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं या मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ करते हैं वो टूल्स हैं किसी भी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस का। अगर हम उसके बरक्स देखें तो जो जानवर हैं या चिड़िया परिंद हैं उन वो अनएबल हैं कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते वक्त या कोई भी सिंबल यूज़ करते वक्त अपने एक्सप्रेशंस को या अपने थॉट्स को किसी भी तरह से वो ज़ाहिर नहीं कर सकते। वो एवोल्यूशन के उस पॉइंट तक नहीं पहुँचे जिस पॉइंट तक इंसान पहुँच गया और इंसान ने उन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट किया। फर्दर उसका मानना ये था कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो इंसान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है, इसी तरह से इंसान ख़ुद भी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है।
जिस तरह से एक और साइकोलॉजिस्ट ने बोला था, डार्विन ने, कि इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है किसी भी इंसान के ऊपर। वैगोत्स्की का मानना ये था कि इंसान का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है किसी भी इन्वायरमेंट के ऊपर। वो अपनी मर्ज़ी से इन्वायरमेंट चेंज कर सकता है जिस तरह से वो चाहता है, जिस तरह से उसको मोल्ड करना चाहता है, जिस तरह की उसको शेप देना चाहता है, जो उसको नीड्स चाहिए होती हैं, जो उसकी नीड्स इन्वायरमेंट से पूरी होती हैं, वो अपने थॉट्स और अपनी बेसिस के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करके वो अपनी नीड्स पूरी कर सकता है। अगर इसकी एग्जांपल हमने देनी हो तो हमारे जितने भी पास्ट चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं या उनको इन्वेंट किया है, वो इसका मुंह बोलता सबूत है कि हम अपनी आसानी के लिए अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वैगोत्स्की ने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया कि बिहेवियर और कॉन्शियसनेस को हम अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते। ये एक ही चीज़ें हैं और ये एक साथ कंबाइन होके ही यूनिटी बनती हैं इनकी, और हम तभी किसी इंसान को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज अ सॉवेंट साइकोलॉजिस्ट जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाता है वो है सर्जी। उसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था उन साइकोलॉजिस्ट पे जिनका मानना ये था कि साइकोलॉजी साइंस ऑफ साइकोलॉजी है, और ये सिर्फ स्टिमुलस या रिस्पांस की बेसिस के ऊपर काम करती है। उसका मानना ये था कि इन लोगों ने, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इंटरनल कंडीशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसने कहा कि अगर हमारे पास स्टिमुलस सेम हो तो उसका रिज़ल्ट डिफरेंट रिएक्शंस हो सकते हैं इन डिफरेंट लोगों के ऊपर। जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो उसका डिफरेंट रिएक्शन हो सकता है और डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट तरह का वो रिएक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल उसने इस तरह से दी कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी नाराज़ है या गुस्से में बैठा है तो उसकी तरफ कोई देख रहा होगा तो उसको वो अलग नज़रिए से परस्यू करेगा, अलग नज़रिए से परसीव करेगा उसके रिएक्शन को, जो बंदा उसकी तरफ देख रहा है। हालांकि कोई एक नॉर्मल पर्सन अगर होगा तो वो उसका नज़रिया, उसको परसीव करने का अलग नज़रिए से होगा कि ये बंदा मुझे देख रहा है तो उसकी मे बी ये रीज़न्स हो। लेकिन एक बंदा ऑलरेडी गुस्से में बैठा है तो उसका परसीव करने का अंदाज़ बिल्कुल अलग होगा। इस वजह से सर्जी ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इंटरनल कंडीशंस को स्टडी करें, एक्सपेक्ट कि हम एक्सटर्नल स्टिमुलस को या रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को हम स्टडी कर रहे हैं। सर्जी का मानना ये था कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट ने टोटली इग्नोर किया है ह्यूमन डेवलपमेंट को, और उन्होंने ह्यूमंस को लाइक अ मशीन कंसीडर किया है। उसका कहना ये था कि ये मशीन्स को एक स्टिमुलस के तौर पे एज अ प्रेजेंट कर दिया गया है, और वो हमेशा जो स्टिमुलस, वही स्टिमुलस जब जब उनकी लाइफ में आएगा तो वो वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे, वैसे ही वो मैनर्स देंगे। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो कंसेप्ट था वो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, जिसको सर्जी ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। सर्जी का मानना ये था कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो हमारी ह्यूमन साइकी को अफेक्ट करते हैं, और इसके रिटर्न में हम क्या करते हैं, हमारी साइकी भी अफेक्ट करती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट जो होते हैं उसको भी वो अफेक्ट कर रही होती है। ये बिल्कुल वैसा है जो वैगोत्स्की ने कहा था कि अगर हम इन्वायरमेंट पे अगर हमारा इम्पैक्ट होता है तो उसी तरह से इन्वायरमेंट का अगर हम पे इम्पैक्ट होता है तो हमारा भी इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे होता है। अकॉर्डिंग टू सर्जी ये एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है कि जिस तरह से हम अफेक्ट होते हैं उसी तरह से हम दूसरी चीज़ों को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसने इस चीज़ पे फोकस किया था कि कॉन्शियसनेस किस तरह से डिस्कवर होती है और ये क्यों और कैसे रिजेक्ट की गई बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर उसने काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया था। उसने फोकस किया था डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इसकी वजह से उसको सॉवेंट साइकोलॉजिस्ट के एरा में कंसीडर किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।